डीबीएमएस का पार्ट 17 देखते हैं। इससे पहले हमने ईआर डायग्राम के बारे में जाना था। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेन, ईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, क्वेरीज, ये सब हमारे डीबी डेवलपमेंट में आता है। ठीक है। इंडेक्सिंग जो हम पढ़ने वाले हैं और ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सब आता है हमारा इनबिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं डीबी के अंदर। यानी जो आर एन डी करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, जो एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं सच में डेटाबेस की, है ना, जो इंटरनल काम कोर फील्ड में काम करते हैं डीबी में, वो ज़्यादातर इस पर फोकस करते हैं, या उन पीएसयूज़ के इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग को। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डीबी इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। डेटाबेस क्या है, फाइल का कलेक्शन है, टेबल्स का कलेक्शन है। फाइल एक कलेक्शन ऑफ ब्लॉक है। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक है, पेजेस। और ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स पता है ना। तो ब्लॉक जो है रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है। और डेटा एक्सेस होता है डिस्क से मेन मेमोरी में, ब्लॉक बाय ब्लॉक। यानी अगर ये देखो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, ये इसमें रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, टू रिकॉर्ड्स ले रखे हैं, तो ये डिस्क में स्टोर हो रखा है कहीं ना कहीं, और डीबी फाइल में टेबल की फॉर्म में। ठीक है। अब रिकॉर्ड्स किस तरह के होते हैं, दो तरह के हैं, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फिक्स लेंथ में कैसे, जैसे तुमने जब तुम टेबल क्रिएट करते हो तो एक लिमिट प्रोवाइड कर देते हो कि जो लेट्स से नेम जो होगा 100 का होगा, आईडी जो होनी चाहिए वो सिर्फ 4 डिजिट की, लेट्स से ऐसे ही करके, है ना। तो कैरेक्टर जो लिमिट हमने दे दी है कि 100, 100, 200, इट मीन्स कि 400 बाइट से ज़्यादा जाएगा नहीं है। ठीक है, फिक्स लेंथ है। कम हो सकता है, मतलब एक हमने प्रोवाइड कर दिया, एक रिकॉर्ड के लिए एक लेंथ प्रोवाइड कर दी हमने, इतना ही होगा। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड में क्या आता है, देखो दो फील्ड्स तो चलो हमने कैरेक्टर की ले ली, मगर एक एफ नाम की फील्ड ले ली टेक्स्ट की। अब ये टेक्स्ट जो है ये वेरी करेगा। कोई 30 वर्ड्स, कोई 30 कैरेक्टर्स या वर्ड्स लिखेगा टेक्स्ट में, कोई 3000 लिख देगा, है ना। तो टेक्स्ट वेरी करेगा, तो नॉट श्योर कि कितना होने वाला है। तो फिक्स लेंथ में क्या होता है, लेट्स से कि क्योंकि यहाँ पे टोटल सम क्या आ रहा है 2 3 4, तो 400 बाइट। तो रिकॉर्ड 1 400 बाइट ले रहा है, रिकॉर्ड 2 400 बाइट ले रहा है, ऐसे करके चलता जाएगा एक पर्टिकुलर ब्लॉक B1 के अंदर। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे। और एक अलग सी चीज़ आती है ब्लॉक हेडर। एच से डिनोट करते हैं इसको। ब्लॉक हेडर भी यूज़ होता है पॉइंट आउट करने के लिए कि ये रिकॉर्ड 1 को पॉइंट आउट करेगा, रिकॉर्ड 2 को पॉइंट, है ना, ऐसे करके यूज़ होता है। मगर कंपलसरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो फिर नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ब्लॉक हेडर यूज टू स्टोर ऑफसेट टेबल टू एसेस रिकॉर्ड को एसेस करने के लिए। तो ब्लॉक हेडर इस फॉर्म में दे रखे होते हैं, और हमें पता चले कि 400 फिक्स लेंथ है। यहाँ पे देखो जैसे कभी टेक्स्ट कम दे रखा हो तो 300 बाइट का, कभी ज़्यादा टेक्स्ट है 700 बाइट का। रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, इस तरह से यहाँ पे एसेस कर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से कि हम रिकॉर्ड को एसेस कर सकें, तो ये ब्लॉक हेडर हो गए। अगेन बोलूँगा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है ब्लॉक हेडर तो जीरो मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन डीबी फाइल। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक अनस्पैंड और दूसरा स्पैंड। अनस्पैंड मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी स्टोर्ड इन वन ब्लॉक। ठीक है, रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड इन वन ब्लॉक। जैसे देखो तुम्हारे पास लेट से 1000 बाइट का एक ब्लॉक है, 1000 बाइट का, और रिकॉर्ड का साइज़ है 400 बाइट। तो 400 के दो अगर तुमने स्टोर करे तो 400 400 होता है 800, बचे 200, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक में 200 की जगह है, मगर हमारी रिकॉर्ड साइज़ तो 400 का है, तो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, अगले ब्लॉक में आ जाएंगे। तो B1 हमारे यहाँ खत्म हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे 200 बाइट बच गया, थोड़ा सा तो नहीं है, ज़्यादा ही है, मगर 200 बाइट बच गया। अगला देखो ब्लॉक 2 में हमने रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4 डाला, फिर बच गया 200 बाइट। तो समझ रहे हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होते हैं। अनस्पैंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 200 बचा, यहाँ 200 बचा तो मिला के कर दो कुछ, वो यहाँ होगा। ठीक है, तो डीबी फाइल में इस तरह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती हैं हर ब्लॉक में। तो देखो स्पैंड, अगर स्पैंड की बात करें, रिकॉर्डर अलाउड टू स्पैन मोर देन वन ब्लॉक। लेट्स से रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2 डाला गया, रिकॉर्ड 3 200 बाइट यहाँ, 200 बाइट नीचे, तो ये स्पैन टपल हो गया। ठीक है, यानी अलाउड है कि हम दो ब्लॉक्स के बीच में एक्सेस कर सकें। मतलब ब्लॉक 1 को मैं आधा यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक 2 को आधा यूज़ कर रहा हूँ, है ना, 200 बाइट, तो फुली हो गया ना ये। तो बीच में कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। लास्ट में आती है फ्रेगमेंटेशन एट लास्ट, क्योंकि ब्लॉक में जगह बचती है तो फ्रेगमेंटेशन लास्ट में आ सकती है। वो दोनों साइड में आएगी। तो पहली बात तो इसमें ये है अनस्पैंड ऑर्गेनाइजेशन में कि लेस एसेस कॉस्ट होती है। लेस एसेस कॉस्ट मतलब कि अगर मेरे को चाहिए, मेरे को पता चल गया कि रिकॉर्ड हमारा एक ही ब्लॉक के अंदर है, तो हम ब्लॉक 1 को, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक बाय ब्लॉक लिया जाता है, तो ब्लॉक 1 को ही लिया जाएगा डेटा एक्सेस करने के लिए। जिससे मेन मेमोरी में ब्लॉक, मान लो ब्लॉक 1 का डेटा लेना चाह रहे हैं, है ना, तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। अब यहाँ पे मोर एसेस कॉस्ट लिखा है, क्योंकि लेट्स से तुम्हें रिकॉर्ड 3 चाहिए, है ना, तो वो B1 में भी है, B2 में भी है, तो इस चक्कर में हमें दोनों ब्लॉक्स को एक साथ लेना पड़ रहा है, तभी हमें डेटा मिल पाएगा रिकॉर्ड 3 का, है ना। तो मोर एसेस कॉस्ट हो गई। और ये जनरली प्रीफर होता है फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स के लिए, है ना। ये फिक्स लेंथ है तो यहाँ जनरली प्रीफर होता है हमारा अनस्पैंड। अब यहाँ लेंथ का हमें पता नहीं है, तो हमें पता है गैप आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रीफर करा वेरिएबल लेंथ के लिए स्पैंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। फिर से लिखा हुआ है कि अनस्पैंड ऑर्गेनाइजेशन इज प्रीफर्ड फॉर टू ऑर्गेनाइज डेटाबेस फाइल विद फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स, है ना। यानी 400 बाइट वाली, 400 बाइट वाली एक ब्लॉक में रहेंगे, ऐसे अनस्पैंड ऑर्गेनाइजेशन में होता है। स्पैंड में क्या होता है, प्रीफर करा जाता है। ठीक है, अगर वेरिएबल लेंथ है तो हमें कंफर्म नहीं है लेंथ क्या होने वाली है, तो ब्लॉक के अंदर फिक्स क्यों रखें, है ना। अब आते हैं ब्लॉक फैक्टर, मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉर्ड पर ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक के अंदर कितना रिकॉर्ड आ सकता है। लेट्स से ब्लॉक है B, ब्लॉक का साइज़ B बाइट है, R बाइट जो है रिकॉर्ड का साइज़ है, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड है, यानी R बाइट जब पहले ही बोल दिया मैंने, ऐसे नहीं कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिक्स लेंथ है, R बाइट ही रहेगा। मैंने बताया अभी फिक्स और वेरिएबल लेंथ क्या होते हैं, थोड़ा टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना, अनस्पैंड, स्पैंड, फिक्स्ड, वेरिएबल, ये सब क्या क्या है। ब्लॉक फैक्टर नया टर्मिनोलॉजी आ गया। तो ब्लॉक साइज़ हमारा B बाइट है, रिकॉर्ड साइज़ R बाइट है, ब्लॉक हेडर साइज़ H बाइट है। क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक फैक्टर क्या होगा, B-H, क्योंकि अब ब्लॉक फैक्टर एक तरह से क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल रिकॉर्ड कितने हो सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर। ये ब्लॉक है, इसके अंदर कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, थोड़ी जगह तो हमारे इस भाई साहब ने ले ली ब्लॉक हेडर ने, है ना। तो B-H बचा ये B-H। अब B-H बाइट अपॉन R, है ना, R क्या है,
रिकॉर्ड का साइज़ है, यानी सिंपल मैथ्स है कि इस पर्टिकुलर जगह में कितने छोटे-छोटे आ सकते हैं रिकॉर्ड आर बाइट के, तो आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसका लोअर बाउंड लेंगे, लोअर बाउंड हमेशा याद रखना। आंसर अगर 3.9 है तो 3 लिखेंगे, क्यों अभी समझाता हूँ। लेट्स से वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि हमारा ब्लॉक जो है 1000 बाइट का है, रिकॉर्ड का साइज 400 बाइट का है, फिक्स लेंथ है, ब्लॉक फैक्टर निकाल रहे हैं डीबी में, तो बी माइनस एच अपॉन आर, एच की वैल्यू नहीं देखी तो जीरो ले ली, 1000/400 जो होता है वो कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2.5 होता है, 25 फोर जा 100 होता है। एनीवेज समझ में 2 पॉइंट जितना भी आ रहा है 2 पॉइंट के बाद, तो एक तो तरीका है कि हम एक्जैक्टली वो नंबर लिखें, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई कि ऐसे पॉइंट में कैसे रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो तुम। एक तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड की रो है, उसको पॉइंट में स्टोर करने का लॉजिक नहीं है, या तो हमारा आंसर 3 आएगा या हमारा 2 आएगा। अगर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लोअर बाउंड ले रहे हैं, 2 आ गया, 2 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक, ठीक है। क्यों ले रहे हैं आप समझना, देखो 400 बाइट का हमने रिकॉर्ड बन रखा, 400 बाइट का रिकॉर्ड 2 रखा, 200 बाइट की जगह बच गई, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता, 3 रिकॉर्ड पर ब्लॉक, तो कैसे फिट होता है यहाँ पे, इतनी तो जगह ही नहीं थी, समझ रहे हो। 4 3 12 होता है, यानी 1200, मगर यहाँ पे तो सिर्फ 1000 ही बाइट है हमारे पास, है ना। तो हम लोअर लिमिट लेते हैं, ठीक है, फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी होगा 2 आंसर रहेगा, क्योंकि जगह खाली बच जाए कोई बात नहीं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जगह ही नहीं है रिकॉर्ड भरने की कोशिश हो रही है। क्लियर, तो ये हमारा ब्लॉक फैक्टर हो गया। अब ये देखो एसएस कॉस्ट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक, डिस्क है हमारे पास, कितने डिस्क के ब्लॉक हो, डीबी फाइल ब्लॉक्स, यानी कि डीबी फाइल के ब्लॉक है, रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी टू एसएस रिक्वायर्ड रिकॉर्ड। लेट्स से तुम्हें एक रिकॉर्ड चाहिए पर्टिकुलरली यहाँ पे है वो, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड यहाँ पे है, तो क्या करेंगे हम, डीबी फाइल इतनी हमारे डिस्क की स्टोरेज में डीबी फाइल स्टोर कर रही है ना, तो हम डीबी फाइल में से ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको मेन मेमोरी में डालेंगे ना, फिर कंप्यूटेशन सीपीयू में होगी। तो अगर डीबी फाइल को देखा जाए, लेट्स से हमारे पास ब्लॉक B1 B ऐसे करके BN तक ब्लॉक्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी है, उसमें एम्प्लॉय नेम है, और लेट्स से प्रोजेक्ट आईडी मिल रखी है। अब ऑर्डर्ड फील्ड यानी इसके बेसिस पे ऑर्डर्ड है, देखो सॉर्टेड वैल्यू है ना 2 4 5 10 सॉर्ट हो रखा है, तो एम्प्लॉय आईडी हम दे रखी है, एम्प्लॉय नाम वगैरह कुछ ना कुछ होगा, ये सब बाकी सब अनऑर्डर्ड फील्ड है। तो एक ऑर्डर होती है तो उसके बेसिस पे बाकी होगा, बाकी अनऑर्डर हो सकती है। तो मान लो एम्प्लॉय 2 जो है प्रोजेक्ट 3 में, एम्प्लॉय 4 प्रोजेक्ट 10 में है ना, तो ये सब अनऑर्डर्ड है, ये जो है सॉर्टेड है, ऑर्डर्ड है ना एक तरह से। तो डीबी फाइल है हमारे पास इस तरह से, क्लियर। तो आईओ कॉस्ट अगर लगेगी टू एसेस रिकॉर्ड फ्रॉम डीबी फाइल विदाउट इंडेक्स, बिना इंडेक्स किया, तुम बोलोगे इंडेक्स कहाँ से आ गया, अभी बताता हूँ इंडेक्स क्या होता है। बस तुम ये समझ लो कि जो हमारा नाइफ तरीका है, जो बेसिक तरीका है ना, कॉमन सेंस वाला तरीका है, वो लगाते हैं। अब तुम्हें रिकॉर्ड एसेस करना है एक पर्टिकुलर इनमें से, है ना, ब्लॉक जाना चाहिए, ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है मेन मेमोरी में ना, डिस्क से मेन मेमोरी में, तो कौन सा ब्लॉक जाएगा ये कैसे पता चलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, अगर हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे देखें, लेट्स से समथिंग एक्स, है ना, तो ये ऑर्डर्ड फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड के बेसिस पे अगर चेक करा जाए। और दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग अनऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड क्या है, प्रोजेक्ट आईडी दे रखी है, अब प्रोजेक्ट आईडी तो भाई रैंडम है, हमें पता नहीं है भाई, है ना, कि कौन सा प्रोजेक्ट किसको असाइन है, तो ये अनऑर्डर्ड फील्ड है। तो एक बात बताओ, ऑर्डर्ड अगर फील्ड है तुम्हारे पास पहले से सॉर्टेड है, इसको कुछ वो समझना एल्गोरिथम में जो मैंने बताया था, है ना, कि हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड होता है तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पकड़ते हैं सेंटर की, और अगर उससे कम निकलता है तो पीछे चेक करते हैं, लेफ्ट साइड वरना राइट साइड ना, तो एक तरह से हम वो क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च करते हैं। तो लॉगिन होता है बिग ऑफ लॉगिन, याद होगा, है ना, तो वही यहाँ पे लग जाता है टाइम। कॉस्ट तो इतनी लगती है, आईओ कॉस्ट मतलब वही है कितना टाइम लग रहा है, और यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ तो सब कुछ रैंडम है, तो वो केस क्या होगा, एन होगा, एन नंबर ऑफ हमारे पास डेटा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट आईडीज़ हैं, तो सबको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट आईडी का कौन सा रिकॉर्ड है। तो अगर हम ऑर्डर्ड फील्ड के बेसिस पे देखें, ऑर्डर्ड है तो हमें पता है कि एटलीस्ट सॉर्टेड तो रहेगी, है ना, तो फाइंड आउट करने में आसानी रहेगा, बाइनरी सर्च की तरह। यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ लॉग इन ले लिया, ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स लगेंगे वर्स्ट केस में, अपर बाउंड ऑफ लॉग, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड फील्ड में वर्स्ट केस में एन ब्लॉक्स लगेंगे, आईओ की कॉस्ट, है ना, बता दिया ये रैंडम है सब कुछ। अब आईओ कॉस्ट टू एसेस रिकॉर्ड फ्रॉम डीबी यूजिंग इंडेक्स, अब इंडेक्स के साथ क्या होगा, है ना, इंडेक्सिंग क्यों करते हैं अब समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है दोनों ही, भले से ये कम लग रही है ना, पर देखो इसके कंपैरिजन में हमें एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, सॉर्टेड ऑर्डर दे रखा है ऑलरेडी, ब्लॉक्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे तुम कितनी एक डिक्शनरी लेते हो, तो डिक्शनरी में इतने तुम्हें रैंडमली कहाँ से वर्ड्स मिलेंगे, है ना, या डिक्शनरी को छोड़ो, तुम एनसीईआरटी की कोई भी बुक देखो, उसके आगे इंडेक्स लिखा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है, तो वैसे ही कुछ इंडेक्सिंग में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डीबी फाइल है, इसमें हम एक एम्प्लॉय आईडी, इसको हम कहते हैं सर्च की, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सर्च हो रहा है, और ये है पॉइंटर, पीटीआर पॉइंटर, ठीक है। तो हम दो पैरामीटर्स को लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी और पॉइंटर। अब एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सर्च हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2, पहले ब्लॉक का शुरुआत होती है 2 से, दूसरे ब्लॉक की शुरुआत होती है 5 से, फिर 12 से, ये लाइनें देख रहे हो, 2 पे गई, फिर 5 पे गई, फिर 12 पे गई, फिर 17 नेक्स्ट ब्लॉक, ऐसे करके जितने भी ब्लॉक्स होंगे एन तक ब्लॉक्स हैं, तो डेफिनेटली एम की वैल्यू कम आएगी एन से। तो बोलो एक्जैक्टली हाफ होगी, नहीं नहीं भाई, ये तो एक जस्ट केस लिया है, एक ब्लॉक के अंदर मान लो 5 5 रिकॉर्ड हुए, तो हमें कोई आइडिया नहीं है ना रिकॉर्ड का, ये तो जस्ट ईजी समझाने के लिए लिया है। तो डेफिनेटली एम की वैल्यू कम होने वाली है, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्लॉक के अंदर रिकॉर्ड, हमें तो बस पहले उसको पकड़ना है, तो पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है पहले रिकॉर्ड उसको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, एम की वैल्यू स्मॉलर देन एन है, समझ में आया, एन जो है टोटल नंबर ऑफ ये वैल्यूज़ थी जो ब्लॉक के अंदर दे रखी थी। अब यहाँ पे आईओ कॉस्ट देखो फर्स्ट लेवल इंडेक्स में, अब देखिए कितना कम हो गया, फर्स्ट लेवल, अभी पहला लेवल बनाया हमने इंडेक्स का, अभी पहला पेज ही है इंडेक्स का। यहाँ पे क्या हो गया, इस पर्टिकुलर जगह पे फाइंड आउट करना है तुम्हें, तो और क्योंकि तुम्हें पता है सॉर्टेड है ऑलरेडी, है ना, बाइनरी सर्च लगेगा, लॉग एम हो गया।
अपर बाउंड ऑफ लॉग एम +1 क्यों लगाया, क्योंकि एक बार यहाँ पता चल गया तो बस एक अलग से लग जाएगा, एक ब्लॉक चाहिए होगा हमें, है ना, और हमारा आंसर आ जाएगा। लेट से फाइंड आउट हुआ कि 21, और यहाँ जाके चेक कर लिया 21 को, वही ब्लॉक पकड़ लिया, तो एक एक्स्ट्रा इसके लिए यूज़ हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या काम होने वाला है, आगे जाके इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के भी क्या आने वाला है, ये सेकंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होता है, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके kth वैल्यू तक जा रहा है। और कब तक जा रहा है, जब तक एक ब्लॉक लास्ट में ना बचे। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक बच रहे हैं, फिर और कम ब्लॉक होंगे, फिर और कम, फिर लास्ट में एक ही ब्लॉक होगा पॉइंटर और ईआईडी को लेके, ठीक है। तो उससे कितनी जल्दी जल्दी काम हो जाएगा वो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 जो है वो इन देख लो 1 2 3 4 वैल्यूज़ को लिया, यहाँ पे ऐसे करके 4 वैल्यूज़ को लिया। अब 2 पर्टिकुलर जो है ये इसका ब्लॉक जो है वो पूरा ऐसे स्टोरेज 2 की वजह से, 21 की वजह से, ये ऐसे करके एक्स को फाइंड आउट करना होगा तो ईजिली हो जाएगा। यहाँ से एक्स है, यहाँ से एक्स मिला, यहाँ से एक्स मिल गया, है ना। तो पीस मार देना है, ऐसे करते करते एक ब्लॉक बचेगा। तो हमें समझ में आता है कि अगर एट लास्ट ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग देखें तो आई यू कॉस्ट यूजिंग मल्टी लेवल इंडेक्स क्या हो जाएगी, टोटल मान लो 1 2 3 4 ऐसे करके के हमने ब्लॉक्स बनाए हैं ना, तो के लग जाएगा, के टाइम लग जाएगा, और साथ में +1, क्योंकि यहाँ से फाइंड आउट करना है के +1 ब्लॉक्स। तो के क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ इंडेक्स, कितने इंडेक्सिंग के लेवल है। क्वेश्चन में अगर आता है कि 2 लेवल ऑफ इंडेक्सिंग है तो 2 ही लेवल है इंडेक्स के, ठीक है। के लेवल ऑफ इंडेक्सिंग है तो के लेवल है इंडेक्स की, तो के +1 जो है वो आई यू कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स फाइल पे। इंडेक्स फाइल, ईच एंट्री ऑफ इंडेक्स फाइल 2 फील्ड होती है, सर्च की और पॉइंटर, मैंने बात कर ली है। सर्च की हमने एम्प्लॉय आईडी ली थी, पॉइंटर पीटीआर लिया था, ठीक है। ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, ब्लॉक फैक्टर क्या होता है मैंने पहले ही बताया, मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स एंट्री पर ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कितनी एंट्रीज आ सकती हैं रिकॉर्ड की, है ना। तो अगर मान लो सर्च की जो है ईआईडी, जैसे सर्च की ईआईडी थी, पॉइंटर पीटीआर था ना, सर्च की अगर के बाइट है, पॉइंटर पी बाइट है, ब्लॉक साइज बी बाइट है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये के और ये के अंतर है भाई, ऊपर भूल जाओ, ये कुछ और के है। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ इंडेक्स मान लेते हैं, टोटल अगर 24 लेवल होते तो 24 +1 ये अलग चीज़ है, ये तो नंबर है, नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है। इसको तुम Z+1 कहते हो, Z लेवल थे, ये अलग चीज़ है। ये के बाइट जो है सर्च की वैल्यू है, मतलब पॉइंटर पीटीआर बाइट का है, पॉइंटर जो है पी बाइट का है, ब्लॉक साइज बी बाइट का है, सर्च की जो है के बाइट की। क्लियर। जैसे मैंने वो जो सेलेक्ट वो करा था, जब क्रिएट कर रहे थे टेबल को, तो हम ए को बना रहे थे कैरेक्टर 200 बाइट का, तो वैसे ही कुछ है ये, है ना। अगर हम एम्प्लॉय आईडी को बनाएंगे हम 200 बाइट का, लेट से 10 बाइट का बना दें, है ना, तो वो ये के अलग चीज़ है, ध्यान रखना। ब्लॉक फैक्टर ऑफ इंडेक्स फाइल, मैक्सिमम पॉसिबल इंडेक्स एंट्रीज पर ब्लॉक, ये बात हो गई। अब ब्लॉक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, B-H/R होता है, याद है, रिकॉर्ड साइज होता है। मगर यहाँ पे रिकॉर्ड साइज क्या है, हमने तो सिर्फ 2 ही कॉलम लिया ना, एक के दैट इज सर्च की और दूसरा पॉइंटर दैट इज पी, के+पी कर देंगे, तो इतनी एंट्रीज हर ब्लॉक में आएगी। लोअर बाउंड क्यों है, समझ में आया, हमने फॉर्मूले में देखा था पहले, ठीक है, कि हम 1000 था तो 400 के 2 ही कर पा रहे थे, तीसरा आ नहीं पा रहा था, है ना, तो लोअर बाउंड लेंगे। और मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स टू इंडेक्स अंटिल लास्ट लेवल सिंगल ब्लॉक ऑफ इंडेक्स, है ना, लास्ट में सिंगल ब्लॉक ना आ जाए तब तक। अब कैटेगरी देख लेते हैं, कुछ 2 टर्मिनोलॉजी और है। कैटेगरीज होती है इंडेक्स की, डेंस इंडेक्स होता है, मतलब मोर नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज फॉर ईच रिकॉर्ड ऑफ डीबी फाइल देयर मस्ट बी एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल। मतलब फ़ायदा ही क्या हुआ, एक तरह से बोल रहे हैं, हर रिकॉर्ड का डीबी में जितने भी रिकॉर्ड है उसका इंडेक्स बना हुआ है, समझे। मतलब 100 पेज अगर एक बुक है, 100 पेज की बुक है, तो उसमें 50 पेज का तो इंडेक्स ही है, बाकी 50 के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो इतना ऐसा तो होगा नहीं, मगर स्टिल हो रहा है, क्यों, अब समझोगे तुम। ऐसा करने का रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे पास लेट से अनऑर्डर्ड फील्ड है, ऑर्डर नहीं बताया हमें अभी तक। तो तुम्हें मैं बता रहा था कि ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड, ऑर्डर 2 तरह की फील्ड होती है। मैंने एम्प्लॉय आईडी को ऑर्डर लिया था, प्रोजेक्ट आईडी को अनऑर्डर लिया था, ना। लेट से हमारे पास अनऑर्डर्ड फील्ड है, तब क्या करेंगे डीबी में, हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ए जो है मैंने उसको रखा, उसको ऑर्डरिंग कर दी और साथ में पॉइंट आउट कर दी कि 2 यहाँ पे है, 4 नीचे मिला, 6 यहाँ मिला, ऐसे करके। तो एक तरह से सारी की सारी एंट्री जो है डीबी की हमने इस इंडेक्स में भी डाल दी, है ना। और यहाँ पे ब्लॉक फैक्टर 4 का है, तो ब्लॉक फैक्टर हमने 4 का कर दिया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 ऐसे करके, है ना। 4 का ब्लॉक फैक्टर हमने लेट से मान लिया। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि डेंस में, अब समझ में आया कि डेंस इंडेक्स करने के लिए करना क्यों जरूरी है, कि ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे डेंस है। अब तुम बोलोगे क्या ये अनऑर्डर्ड में ही होता है, क्या ऑर्डर्ड फील्ड में भी हो सकता है, हाँ। मगर तुम एक बात खुद ही बताओ ना, कि चलो ऐसा कर सकते हैं कि ऑलरेडी ऑर्डर्ड है और हम इसको हर एक को पॉइंट करें 2 4 6 8 ऐसे करके हर किसी को, है ना, मगर फ़ायदा नहीं है ना इससे, बना करने को तो कर सकते हैं भाई, एक तरह से रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं है। तो एक चीज़ तो डेंस में समझ में आई कि नंबर ऑफ इंडेक्स फाइल एंट्रीज होती है नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डीबी के बराबर होती है, यानी जो इंडेक्स फाइल एंट्रीज हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड फील्ड ऑफ डीबी के बराबर होगी, ठीक है। देखो 4 का लिया तो नीचे 2 ही बचे, ठीक है, थोड़ी जगह बच गई, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। मगर हमारे पास एक्जैक्टली जितने भी है ना यहाँ पे, ये सारे हमने एक्जैक्टली लिए हैं, तो हमें समझ में आता है कि इंडेक्स फाइल एंट्री जितनी भी होंगी वो किसके बराबर होंगी, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। क्लियर। स्पार्स इंडेक्स में क्या होता है, जो हमने अभी देखा भी था, कि स्पार्स इंडेक्स में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज होती है। फॉर सेट ऑफ डीबी रिकॉर्ड्स देयर एग्जिस्ट एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल, ठीक है। फॉर सेट ऑफ डीबी रिकॉर्ड्स, सेट मतलब एक ग्रुप, जैसे 2 4 का एक ग्रुप है, इसके लिए सिर्फ 2 बना, 6 8 का एक ग्रुप है उसके लिए सिर्फ 6 लगा, 10 12 का ग्रुप है 10 लगा, यानी टॉप वाला पकड़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हुआ है।
तो अल्टीमेटली यहाँ पे 5 देख रहे हो कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक हैं B1 से लेके B5 तक, और टोटल एंट्रीज कितनी है 1 2 3 4 5। कुछ भी समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैटर नहीं करता कितने हमारे पास DB के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, ये मैटर नहीं करता, हमें ब्लॉक ब्लॉक पता करना है कितने टोटल ब्लॉक है। तो यहाँ 5 ब्लॉक थे तो यहाँ 5 एंट्रीज हो गई। तो यहाँ फ़ायदा ये है, यहाँ पे ऐसे था कि जितने जितने DB के अंदर रिकॉर्ड है उतनी ही हमारी इंडेक्स फाइल की एंट्री होगी। यहाँ पे क्या इंडेक्स फाइल की एंट्री कितनी होगी, जितने ब्लॉक हैं DB के। ठीक है, अभी दो में तुम्हें सिंपल लग रहा होगा, 6 के ब्लॉक होता, मतलब 6 एंट्रीज का एक ब्लॉक होता, तो तुम्हें समझ में आता है कि हाँ भाई तब भी कर सकते थे ऐसा। तो स्पार्स में एक फ़ायदा होता है कि लेस नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो ब्लॉक की बेसिस पे होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास है 50,000, ऐसा ही होता है कुछ सिनेरियो। नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें दे रखा है और रिकॉर्ड का साइज़ हमारे पास 100 बाइट का है। क्लियर है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड 50,000, रिकॉर्ड हमारे 100 बाइट के, लिख लो कॉपी में अगर करना है खुद से। तो ब्लॉक का साइज़ हमें दे रखा है, ब्लॉक का साइज़ भी मिला है, सर्च की मिली है, पॉइंटर का साइज़ 6 बाइट का मिला है ना। पॉइंटर का साइज़ जनरली कम करते हैं क्योंकि पॉइंट कर रहा है बस। सर्च की 12 बाइट की है ना, यानी कोई वही बन रखा होगा वहाँ पे, क्रिएट हमने करा होगा टेबल, तो उसमें सर्च की वैल्यू 12 बाइट, यहाँ पे 12 बाइट अलग है ना। तो सर्च की और पॉइंटर ये तो हमारे इंडेक्स उस फाइल में आता है। तो बोला जा रहा है अगर डेंस इंडेक्स बिल्ड करा गया, पहली बार डेंस की तुम्हें टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। डेंस से समझ में आता है कि भाई जितने हमारे पास क्या है फाइल की एंट्रीज होंगी उतने ही DB में रिकॉर्ड होंगे, मतलब DB के रिकॉर्ड के बराबर ही फाइल की एंट्री होगी। तो हमें क्या दो चीज़ें पूछी है, पहला है कि नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल डेंस इंडेक्स ब्लॉक है ना, सिर्फ पहले लेवल में पूछा है। ठीक है, IO कॉस्ट भी पूछी है उससे रिलेटेड। देखो 50,000 रिकॉर्ड है DB में, डेंस इंडेक्स हो रहा है, यानी यहाँ पे भी कितने होंगे 50,000 एंट्रीज होंगी, बताया हुआ है। ये तो अनऑर्डर्ड होंगे, ये ऑर्डर्ड है ना। अच्छा, यहाँ मैंने ऊपर बताना भूल गया, अगर तुम स्पार्स इंडेक्स में देखो तो ये हमेशा ऑर्डर्ड ही होगा, अनऑर्डर्ड में कोई सेंस नहीं बनाता ये। क्लियर है? तो ऑर्डर्ड होना जरूरी है। यहाँ देखो बैक आते हैं कि डेंस इंडेक्स में देखो इंडेक्स के नंबर ऑफ इंडेक्स कितने होंगे, एंट्रीज कितनी होगी 50,000 ही होगी, क्योंकि DB में भी 50,000 है। क्लियर है? डेंस इंडेक्स बोला है ना। तो एक चीज़ बताओ मुझे, इंडेक्स फाइल का ब्लॉक फैक्टर क्या होगा, B - H K+B। H हमें कुछ दे नहीं रखा है, मैंने बोला है कि ब्लॉक फैक्टर कुछ नहीं दे रखा है तो 0 लेते हैं, 0 ले लिया। B क्या है 1024, ब्लॉक का साइज़ हमारे पास 1024 है, उसमें K+B ऐड कर दिया यानी 12+6 ऐड कर दिया, तो टोटल एंट्रीज आ गई 56 एंट्रीज, है ना। यानी एक ब्लॉक में कितनी एंट्रीज आएंगी, 56 एंट्रीज आएंगी। ये थोड़ा दिमाग में रखना, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हमारा पार्ट 2 है वो स्पार्स इंडेक्स का, है ना, तो उसमें काम आएगा। तो ये चीज़ एक क्लियर होता है तुम्हें कि हमें इंडेक्स फाइल का हमने पता लगा लिया कि इंडेक्स फाइल की एक ब्लॉक में कितनी एंट्रीज आएंगी, 56 एंट्रीज आएंगी। क्लियर? थोड़ा ऊपर आता हूँ, थोड़ा ऊपर देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, ये मैं 4 वैल्यूज़ ले रहा था ब्लॉक के अंदर, यहाँ भी मैं 4 वैल्यूज़ ही ले रहा हूँ ब्लॉक के अंदर। यानी एक क्लियर है कि जो इंडेक्स फाइल होती है उसमें ब्लॉक का फैक्टर जितना भी होता है वो मेंटेन रहता है, नो मैटर कि वो डेंस है या स्पार्स है। क्लियर? नीचे आता हूँ। तो हमें ये कंफर्म हो गया भाई कि इंडेक्स फाइल का ब्लॉक फैक्टर तो 56 एंट्रीज का है, यानी 56 एंट्री एक ब्लॉक के अंदर होगी ही होगी, नो मैटर वो डेंस है या स्पार्स है। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल कितनी एंट्रीज हैं 50,000, तो उसको हम 56 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और अपर वैल्यू ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 893 ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे लोअर वैल्यू ली है, क्यों मैंने बता रखा है कि हम फॉर्मूले में ये लोअर वैल्यू क्यों लगाते हैं, नीचे जगह ना मिले। यहाँ पर वैल्यू इसलिए लेते हैं कि अगर जगह बच भी जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए जगह कम पड़ जाए। ठीक है, थोड़ा सा सोच के चलना है इसमें। और यहाँ IO कॉस्ट यूजिंग फर्स्ट लेवल क्या होता है, मैंने क्या बताया था, log m बेस 2+1 है ना, ये हमने अपर बाउंड ऑफ log m+1 कह रहे थे ना, +1 क्या होता है, क्योंकि हम मेन उसको चेक कर रहे हैं। और 893 ये क्या है, 2 की पावर 10 के पास आ रहा है ना, +1 कर तो 11 आ जाएगा, अपर बाउंड ले रहा है ना क्योंकि। क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। 56 एंट्री ध्यान रखना। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और आज का खत्म करते हैं। अब स्पार्स इंडेक्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल स्पार्स ब्लॉक कितने होंगे, IO कॉस्ट उससे एसोसिएटेड क्या होगी। तो तुम्हें पता है कि 50,000 रिकॉर्ड है DB में, तो पहले बात बताओ कितने ब्लॉक होंगे, है ना, क्योंकि जितने ब्लॉक होंगे उतने यहाँ पे एंट्रीज होंगी, ये हमें पता चल चुका है, स्पार्स में यही होता है। तो ब्लॉक फैक्टर DB का निकालते हैं पहले, B - H/R। H हमारे पास दे नहीं रखा है, ब्लॉक हमें पता है कि 1024 बाइट लेता है, R रिकॉर्ड जो है हमारा 100 बाइट का है, क्वेश्चन में दे रखा है, पन्ना पलट के या बैक कर लेना वीडियो को। ठीक, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, 1000/100 10 होता है, लोअर बाउंड वैसे ही ले रहे हैं, तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10.24, उसमें 10 ही लेंगे। ठीक है, तो 10 रिकॉर्ड पर ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, यानी टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए हैं, 50,000 थे तो 5,000 ब्लॉक्स। क्लियर? 5,000 ब्लॉक्स आ गए स्पार्स इंडेक्स में, तो यानी यहाँ पे 5,000 ब्लॉक्स हैं। अब तुम्हें पता है कि ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 56 एंट्रीज होती हैं हर एक ब्लॉक में, हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर पहले लेवल की बात हो रही है ना, 56 एंट्रीज होंगी। अब 5,000 के लिए क्या होगा, 5,000/56 अपर बाउंड है 90 ब्लॉक्स आ जाएंगे। टोटल कितने ब्लॉक्स आए, तो नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल स्पार्स ब्लॉक्स 90 हो गए। IO कॉस्ट फर्स्ट लेवल में क्या लगी, log 90+1, है ना। तुम्हें पता है कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, दैट इज पास टू दिस, है ना। अब एक कदम ऊपर बढ़ाएंगे, 64 तो 7, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 2 की पावर 7 128 है ना, इतने ऊपर जा सकते हैं। या तो तुम अपर बाउंड ले रहे हो ना, 6 में एक ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा अपर बाउंड के लिए, तो अल्टीमेटली 8 ब्लॉक्स हो जाएगा, या तो कैलकुलेटर अलाउड ही होता है ना। तो हमारा आंसर आ गया 8 ब्लॉक्स और 90 ब्लॉक्स। चलो फिर।